हाँ जी बच्चों, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं किसके बारे में। एक बहुत ही प्यारा चैप्टर जिसका नाम क्या है, कैपिटल बजटिंग। पता है ना आपको। और कंप्लीट वीडियो नहीं है, ये रिवीजन है। क्लियर कर दूं, रिवीजन है, कंसेप्ट होंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, ऑल क्वेश्चंस कवर नहीं होंगे। आइए बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं। चैप्टर कौन सा तुम्हारा? कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग का बेसिक कंसेप्ट कहां से स्टार्ट होता है? कैपिटल बजटिंग का बेस कंसेप्ट, आपने एक प्लान बना रहे हैं आप लोग। किस चीज का प्लान है? टू स्टार्ट अ बिजनेस। क्या स्टार्ट करने वाले हैं? बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं। बिजनेस स्टार्ट करोगे तो बेटा दो बातें होगी। एक, पैसा जाएगा जिसको हम बोलते हैं कैश आउटफ्लो। जाएगा तो भैया वापस भी आएगा जिसको हम बोलते हैं कैश इनफ्लो। क्लियर है? अब कैश आउटफ्लो का मतलब क्या होता है? जो पैसा बिजनेस में जाएगा, बिजनेस में क्या जाएगा? फर्स्ट जाएगा पैसा प्लांट एंड मशीनरी में, प्लस जाएगा पैसा किस में? बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में, प्लस उस लैंड पर जिसको आप एक्वायर करोगे, ये पैसा जाएगा। बेसिकली कैपिटल बजटिंग के अंदर हम इस लैंड को इग्नोर करते हैं। क्या करते हैं? इग्नोर करते हैं। क्या करते हैं? इग्नोर। वाई इग्नोर करते हैं? बोलो, क्यों इस लैंड को हम इग्नोर करते हैं? रीजन बीइंग, लैंड को ये लोग बोलते हैं कि यार लैंड आउटफ्लो नहीं है, जितने की लैंड है ये तो वापस बिक जाएगी। इस पे क्या होगा भैया? लैंड की तो डेप्रिशिएट होगी नहीं, लैंड की वैल्यू तो कम होगी नहीं। जितने में आपने लैंड एक्वायर की है वो तो वापस क्या हो जाएगी? प्रोजेक्ट अगर एंड हो भी गया तो क्या होगा? लैंड वापस बिक जाएगी। लेकिन कंसीडर करना चाहो तो कंसीडर भी कर सकते हैं। लेकिन हमारे एग्जाम के अंदर प्लांट मशीनरी बिल्डिंग लैंड वैंड कुछ लिखा नहीं आता। हमारे यहाँ क्या लिखा आता है? फिक्स्ड एसेट्स, कि इतने रुपए का फिक्स एसेट जाएगा। लेट एग्जांपल 50 करोड़ का तुम्हारा पैसा जाएगा किसके अंदर? फिक्स एसेट्स में। और सेकंड पैसा जो आपका जाएगा बिजनेस के अंदर, वो जाएगा वर्किंग कैपिटल में, जो हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं। तो लॉन्ग टर्म फंड्स मेरे कहां जा रहे हैं? 50 करोड़ के फिक्स एसेट्स में, और वर्किंग कैपिटल जा रहा है मेरा 20 करोड़ लेट एग्जांपल। तो मेरा इस बिजनेस में पैसा कितना गया? 70 करोड़ का मेरा इन्वेस्टमेंट हो गया। इतना होगा या जस्ट और जस्ट एक रफ आइडिया है? एक रफ आइडिया है कि कितना पैसा इस बिजनेस में जाएगा जब ये बिजनेस क्या करेंगे? स्टार्ट करेंगे। तो सेकंड नंबर ये भी देखना है कि जाएगा, अच्छी बात है, वापस कितना आएगा? उसको हम क्या बोलते हैं? कैश इनफ्लो, की पैसा वापस कितना आएगा। तो कितना पैसा आएगा? पैसा कैसे आएगा उसके लिए हम बनाते हैं इनकम स्टेटमेंट। क्या बनाते हैं? इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट आपको याद है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या है? कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट क्या है? आपका EBIT। लेस करते हैं आपका इंटरेस्ट, क्या कहलाता है? आपका अर्निंग बिफोर टैक्स। लेस करते हैं टैक्स, ये आता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में आप डेप वापस क्या कर दो? ऐड कर दो, क्योंकि डेप किसका पार्ट है? नॉन कैश। फिक्स्ड कॉस्ट का पार्ट है, लेकिन नॉन कैश आइटम है। नॉन कैश का मतलब पैसा कहीं जा नहीं रहा है। तो सिर्फ पागलों की तरह लेस ही क्यों किया है? लेस तो इसलिए किया है ताकि जो आपका एग्जैक्ट टैक्स का अमाउंट निकाला जा सके, एग्जैक्ट प्रॉफिट निकाले जा सके। तो प्रॉफिट में डेप ऐड किया तो क्या निकलता है तुम्हारा? कैश इनफ्लो। फर्स्ट थिंग हमें क्या करना है, जिस प्रोजेक्ट में हम पैसा लगा रहे हैं हमें प्रेडिक्ट करना है कि कैश आउटफ्लो क्या होगा। इस बिजनेस में बिजनेस करेंगे तो कैश इनफ्लो क्या होगा, उसका जस्ट और जस्ट क्या है? ये एस्टिमेशन है। ये कैश इनफ्लो पर एनम का है। किसका है? पर एनम का है। तो कैश आउटफ्लो कितना होगा? 70 करोड़। मैं कहता हूं कि कैश इनफ्लो होगा आपका 10 करोड़ पर एनम, ये सब एडजस्टमेंट करने के बाद। और इस प्रोजेक्ट की लाइफ कितनी है? इस प्रोजेक्ट की लाइफ है कितनी बेटा? 10 ईयर्स। कितनी है? 10 साल। तो बताइए इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करें या नहीं करें? तो हम सबसे फर्स्ट थिंग क्या करते हैं? एक एस्टिमेशन लगाते हैं, कितना रुपया जाएगा, कैश आउटफ्लो कितना पैसा हर साल आएगा, कैश इनफ्लो। इसके बेस पे डिसाइड ये करना है कि इस प्रोजेक्ट में पैसा लगाना है या नहीं लगाना है। तो बताओ इस प्रोजेक्ट में कितने रुपए तुम्हारे पास में आ जाएंगे?
10 CR आएंगे हर साल, कब तक आएंगे? 10 ईयर्स तक आएंगे। टोटल कितना पैसा आ गया? 100 करोड़। और गए कितने रुपए? 70 करोड़। तो 30 करोड़ तो हमारे पास में क्या हो जाएंगे? बच जाएंगे। तो ये प्रोजेक्ट एक्सेप्टेबल है या नहीं है? यस, ये प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट किया जा सकता है। गॉट द थिंग? बात समझ में आ गई? अब सेकंड बात समझना, गया तो ये फर्स्ट ईयर के में था, गया तो पैसा कब था? ईयर के बिगिनिंग में गया था, फर्स्ट ईयर में गया था, लेकिन आ कब रहा है? थ्रू आउट द ईयर। मतलब स्टार्टिंग में चला गया मेरा कितना पैसा? 70 करोड़। 70 करोड़ मेरे कब गए? फर्स्ट ईयर में चले गए, लेकिन आ कब रहा है मेरा पैसा? फर्स्ट ईयर के एंड में, सेकंड ईयर के एंड में, थर्ड ईयर के एंड में। तो सर क्या पैसे की वैल्यू धीरे धीरे कम नहीं होती है क्या? पैसे की वैल्यू धीरे कम होती है। उसको कंसीडर करना है या इग्नोर करना है? वो डिपेंड करता है कि कंसीडर करना है या कंसीडर नहीं करना है, क्योंकि इसको बोलते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जिसके बारे में आपने फाउंडेशन में भी पढ़ा होगा। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या कहता है? जो पैसा आपके पास में फर्स्ट ईयर के एंड में आएगा, सेकंड ईयर के एंड में आएगा, थर्ड ईयर के एंड में आएगा, उसकी वैल्यू क्या होती है? कम हो जाती है। पैसे की परचेजिंग पावर क्या होती है? कम हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी। उसको कंसिडर करना है या इग्नोर करना है? ये हमें क्वेश्चन में देख के कंसिडर करना पड़ेगा। नॉर्मली कंसिडर किया जाएगा, नहीं किया जाएगा? 100% कंसिडर किया जाएगा। इग्नोर करना बेवकूफी है। तो कितने रुपए मेरे यहाँ पर जा रहे हैं? 70 करोड़। आ कितने रहे हैं? 10 करोड़ रुपए हर साल। 10 साल से मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया? 100 करोड़। लेकिन एक बात बताओ, जो वर्किंग कैपिटल में हमारे 20 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ था, सर क्या वो पैसा वापस नहीं आएगा? वर्किंग कैपिटल का पैसा आपने किस पे लगाया था? स्टॉक पे। जब प्रोजेक्ट एंड होगा तो ये पैसा कहाँ चला जाएगा? अरे बोलो, वापस आएगा या नहीं आएगा? भाई स्टॉक डेटर कैश, स्टॉक डेटर कैश, ये तो रोटेशन में घूमता है ना। जैसा मैंने लास्ट क्लास में आपको वर्किंग कैपिटल में बताया था, ये फंड तो क्या होता है? रोटेशन में घूमता है। तो जब प्रोजेक्ट एंड होगा तो ये फंड वापस आएंगे या नहीं आएंगे? आएंगे। तो ये भी तो किसका पार्ट है? कैश इनफ्लो का। तो कितना पैसा आ जाएगा? बोलो बेटा, कितने फंड आ जाएंगे? तो ये जो 20 करोड़ रुपीज आपने लगाए थे, ये भी तो वापस आएंगे। तो ये 20 CR भी तो क्या आएगा? वापस आएगा। लिंक कब आएगा? 10th ईयर में आएगा। तो पैसा आ कितना रहा है मेरे पास में? 100 करोड़ प्लस 20 करोड़, ये वापस आ जाएंगे। तो कितने हो गए? 120 CR। और जा कितने रहे हैं? 70 करोड़। तो मेरे पास आ कितने रहे हैं? 50 करोड़। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो पैसा आ रहा है, देखो वर्किंग कैपिटल के फंड गए थे प्रोजेक्ट के स्टार्टिंग में 20 CR, लेकिन वो मेरे पास वापस कब आएगा? 10th ईयर के एंड में। लेकिन क्या 10th ईयर के एंड में उस 20 करोड़ की वैल्यू क्या 20 करोड़ रहेगी या कम हो जाएगी? कम हो जाएगी। उसको कंसिडर करना है नहीं करना है, वो हम लोग आगे बात करेंगे। तो यहाँ पर बताइए कि आपको आउटफ्लो का मतलब समझ में आया, कैश इनफ्लो का मतलब समझ में आया? कैश इनफ्लो का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रीशिएशन। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रीशिएशन को क्या बोलते हैं? कैश इनफ्लो। सर कैश इनफ्लो क्वेश्चन में दे रखा होगा या निकालना पड़ेगा? दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन वो होते हैं जहां पर कैश इनफ्लो क्वेश्चन में दे रखा होता है, नहीं दे रखा होता है तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। सर कहां से कैलकुलेट करना पड़ेगा? डिपेंड करता है। अगर आपको क्वेश्चन में ईबीआईटी से ही गिवन है तो, अगर क्वेश्चन में आपको ईबीआईटी गिवन है तो हम क्या करेंगे? इंटरेस्ट लेस कर देंगे, टैक्स लेस कर देंगे, डेप जोड़ देंगे। क्वेश्चन में अर्निंग बिफोर टैक्स दे रखा है तो टैक्स लेस कर देंगे, डेप जोड़ देंगे। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है तो वापस डेप जोड़ देंगे। और सीधा कैश इनफ्लो ही दे रखा है तो वही रहेगा, उसमें कुछ एडजस्टमेंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। गॉट द पॉइंट? अब आइए, अब मुद्दा यह है कि कैपिटल बस्टिंग की कुछ टेक्निक्स होती है। क्या होती है? टेक्निक्स ऑफ कैपिटल बस्टिंग। कैपिटल बस्टिंग की एक टेक्निक है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जो पैसा है जो आपके पास में 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल बाद आएगा, उसकी टाइम वैल्यू को हम क्या करते हैं? इग्नोर कर देते हैं। क्या कर देते हैं? इग्नोर। और एक कंसेप्ट है जिसमें हम टाइम वैल्यू को भी क्या करते हैं? कंसिडर करते हैं। क्लियर है? तो फर्स्ट कंसेप्ट आएगा जिसमें हम क्या करेंगे? कंसिडरिंग टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जिसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी को क्या किया जाएगा? कंसिडर किया जाएगा। और एक कंसेप्ट आएगा जिसमें बात करेंगे किसके बारे में? इग्नोरिंग टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो ये दो अलग अलग कंसेप्ट है कि टाइम वैल्यू को कंसिडर करना है या टाइम वैल्यू को इग्नोर करना है। यहां तक बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। अब एक बात बताइए, एक प्रोजेक्ट है जिसमें मेरे कैश आउटफ्लो जा रहे हैं, लेट एग्जांपल कितने हैं? 10 लाख के।
मेरा कैश इनफ्लो कितना आएगा, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर और फिफ्थ ईयर। इनका अमाउंट क्वेश्चन में आपको गिवन है कि फर्स्ट ईयर में आ जाएंगे 2 लाख, सेकेंड ईयर में आएंगे 2,50,000, थर्ड ईयर में आएंगे 3 लाख, फोर्थ ईयर में आएंगे 3 लाख और फिफ्थ ईयर में कितना आएंगे 3,50,000 आएंगे। टोटल कितना हो गया बोलो, 2 2 4 6 10 14 लाख हो गया। तो जा रहा है 10 लाख, वापस कितने आ रहे हैं 14 लाख, तो 4 लाख तो बच ही रहे हैं। इस प्रोजेक्ट में पैसा लगाना है नहीं लगाना है, लगाना है। लेकिन मुद्दा यह है कि टाइम वैल्यू को कंसिडर करना है नहीं करना है, करना है। तो टाइम वैल्यू कंसिडर करना है तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा होगा COC, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो मैं कहता हूं कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल अगर आपकी कितनी है 10% पर एनम है, कितनी है 10% पर एनम है। तो मुद्दा यह है कि जो 2 लाख रुपए तुम्हारे पास में फर्स्ट ईयर के एंड में आ रहे हैं, उसकी हमें क्या निकालनी है, उसकी आज की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है, प्रेजेंट वैल्यू। एक बात समझना, प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं, सिंपल सा फंडा बोलता हूं। आपने अगर 1 रुपी बैंक में जमा करवा दिया हो 10% की रेट पर, तो एक साल बाद पैसा कितना हो जाता है, 10% पे होता है 1.10। अगर 1 रुपी मैंने क्या किया हो, बैंक में डिपॉजिट करवा दिया हो 10% पर, तो एक साल बाद कितना हो जाता है 1.1। तो जो ये मेरे 2 लाख रुपीस मेरे पास में 1 ईयर के बाद में आएंगे, ये 1 पे है या 1.1 पर है, 1.1 पर है। तो इसको मुझे किस पे लेके आना है, 1 पे लेके आना है। तो 1 पे कैसे लेके आएंगे, हमने बोला ये 2 लाख रुपए जो हमारे क्या होंगे एक साल के बाद में आएंगे, ये कितने पर है 1.1 पे है। तो इस 2 लाख में क्या किया जाएगा, 1.1 का डिवाइड किया जाएगा, उससे क्या निकल के आ जाएगी तुम्हारी प्रेजेंट वैल्यू, किसकी, उस 2 लाख रुपए की जो तुम्हारे पास एक साल के बाद में आएंगे। समझ गए। इसको निकालने का एक सिंपल तरीका और है, 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 1.1, 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 1.1। इससे कोई इंपैक्ट पड़ेगा, चीज वही है। 1 में 1.1 का डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू आती है 0.909, कितनी आती है 0.909। तो 2 लाख को मल्टीप्लाई कर दो 0.909 से, तो ये क्या आ जाएगी, उस 2 लाख की वैल्यू जो आपको कब मिलेंगे, एक साल के बाद मिलेंगे। फंडामेंटल मैंने आपको बताया, डिटेल में पढ़ने के लिए डिटेल वीडियो आपको देखनी पड़ेगी, यहाँ मैं डिटेल में नहीं जा रहा, ये रिवीजन के हिसाब से। तो मुझे बताइए जो अमाउंट आपको 2 लाख, 2,50,000, 3 लाख, 3 लाख और 3,50,000 मिलेंगे, वो कब मिलेंगे, एक साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, 4 साल के बाद और 5 साल के बाद। अच्छा, यही अगर मैंने 1 रुपी बैंक में जमा करवा दिया होता 10% पर, तो ये 2 साल बाद कितना होता, एक साल बाद कितना होता, ये 1.1। तो ये 2 साल बाद कितना होता, इसमें 10% और ऐड कर दो तो 1.21 होता है। तो 1.21 कब मिलेंगे मुझे, ये 2,50,000 है ना, ये कितने पर है बेटा 1.21 पर है। तो इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे, 2 लाख डिवाइड बाय 1.21। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो कि 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 1.21। इस 1 डिवाइड बाय 1.21 की वैल्यू कितनी होती है, 0.826 होती है, कितनी होती है। तो आप इसको 2 लाख से मल्टीप्लाई कर दो, समझे बात। तो इसकी वैल्यू कितनी आई थी 1 डिवाइड बाय 1.1 की 0.909। इसको बोलते हैं पीवी फैक्टर, क्या बोलते हैं, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ऑफ ₹1 एट द एंड ऑफ 1 ईयर, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ऑफ ₹1 एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। क्लियर है। तो हम यहां पर क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट थिंग, ये समझ में आ गया, इसको मैंने यहां से क्या कर दिया, हटा दिया। आ जाओ बताइए, ये 2 लाख रुपीस कब आएंगे आपके पास में 1 ईयर के एंड में। इसका पी फैक्टर कितना होता है, पीवी फैक्टर मींस प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ऑफ ₹1। 1 रुपए की वैल्यू 10% की रेट पर इन्फ्लेशन के कारण या किसी भी चीज के कारण मानो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के कारण मानो, क्योंकि तुम्हारे एग्जाम सीए इंटरमीडिएट के लेवल पर इन्फ्लेशन और कॉस्ट ऑफ कैपिटल का इंपैक्ट का इतना बड़ा रोल नहीं है, होता तो मैं आपको बताता। तो यहाँ पर 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.909, एक साल बाद 0.826, 0.751, 0.683, 0.620 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगी प्रेजेंट वैल्यू। किसकी वैल्यू आ जाएगी, प्रेजेंट वैल्यू किसकी, उन फंड्स की जो आपको फ्यूचर में क्या होंगे, मिलेंगे। अब मेरी बात समझना एक बात समझना, ये अमाउंट निकल के आएगा, किसकी वैल्यू है ये, जो पैसा आपको फ्यूचर में मिलेगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोल दो या कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कंसीडर करने के बाद। गॉट द पॉइंट।
कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कंसीडर करने के बाद जो ये पैसा आ रहा है, लेट एग्जांपल मैं बोलता हूँ इसकी वैल्यू कितनी है, 9,50,000 है। लेट एज्यूम इसकी वैल्यू कितनी है, 9,50,000 है। मैंने कहा है कि एक बार मान लो ये 9,50,000 है, तो जो पैसा फ्यूचर में आएगा उसकी वैल्यू कितनी है, 9,50,000। और क्या उसके लिए तुम 10 लाख रुपए खर्च कर दोगे? समझो नहीं समझो, जो पैसा फ्यूचर में आपको मिलेगा जिसकी वैल्यू कितनी है, 9,50,000 है, तो क्या उस पैसे को हासिल करने के लिए क्या आप 10 लाख रुपीज खर्च कर दोगे? और करते हो तो ये क्या है, तुम्हारी बेवकूफी है। तो हम सबसे फर्स्ट थिंग क्या करते हैं, इनको मल्टीप्लाई करके क्या निकालना है आपको, इनकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। प्रेजेंट वैल्यू आप लोग फटाफट कैलकुलेटर पे, इसको भी हम वेट कर लेते हैं, कोई दिक्कत निकल जाएगा। ये कहलाता है तुम्हारे पास में क्या, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। कैश इनफ्लो का मतलब जो पैसा फ्यूचर में आएगी उसकी प्रेजेंट वैल्यू। तो मुझे बताइए क्या इस प्रोजेक्ट को लगाना चाहिए? इसके लिए हम देखते हैं कि जो ये प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो आ रहा है ना, ये मेरे कैश आउटफ्लो से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। अगर ज्यादा है तो ही मैं पैसा लगाऊंगा, अदरवाइज मैं पैसा नहीं लगाऊंगा। तो मतलब कि जो ये लेस करने के बाद जो अमाउंट आ रहा है दैट शुड बी इन पॉजिटिव वैल्यूज। अगर पॉजिटिव वैल्यूज में है तो ही पैसा लगाया जाएगा, और इसको बोलते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू। क्या बोलते हैं, नेट प्रेजेंट वैल्यू। शॉर्टकट में बोलते हैं इसको एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू। गॉट द पॉइंट? यहां तक कोई डाउट है तो बोलो। हाँ जी। अब आप इसकी क्या निकालेंगे, प्रेजेंट वैल्यू। अब कैसे निकालेंगे, या तो 2 लाख को मल्टीप्लाई करें 0.909 से, लेकिन जब आप 2 लाख को 0.909 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब मैं डेसिमल के बाद में 3 डिजिट लेके चल रहा हूँ। या तो आप डेसिमल के बाद में 3 डिजिट लेके चलें, बेस्ट यही है। अगर क्वेश्चन में ही आपको 4 डिजिट दे रखे हैं तो क्वेश्चन की बात मान लेना। अगर आप चाहो तो उसको एग्जैक्ट भी निकाल सकते हो। एग्जैक्ट कैसे निकालोगे, कैलकुलेटर लो, 2 लाख में डिवाइड कर दो 1.1 का। 2 लाख में क्या कर दो, डिवाइड कर दो 1.1 का। क्लियर है? कितना आ रहा है, 1,81,818.1। क्लियर? इसको m प्लस कर देना। अब सेकंड ईयर में पैसा कितना आ रहा है, 250। इसमें डिवाइड करो 1.1 का, फिर डिवाइड करो किसका, 1.1 का। तो ये एग्जैक्ट फिगर्स निकल के आ जाएंगे। और 0.826 से करोगे तो ये अप्रोक्स वैल्यूज निकल के आएगी। और अगर क्वेश्चन में कुछ दे रखा है डेसिमल्स के बाद में, अगर 4 डिजिट बोला है, 3 डिजिट बोला है, तो आपको वही करना है जो क्वेश्चन कह रहा है, आपको एग्जैक्ट में नहीं निकालना है। क्वेश्चन में अगर 4 डिजिट दे रखे हैं तो डेसिमल के बाद आप 4 लेके चलें, 3 दे रखे हैं तो 3 लेके चलें, 2 दे रखे हैं तो 2 लेके चलें। और अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा है तो 3 या 4 आप लेके चल सकते हैं। मेरे हिसाब से 3 ही इनफ है, ज्यादा 4 पे जाने की जरूरत नहीं है। और एग्जैक्ट निकालना है, क्वेश्चन में कुछ दिया हुआ नहीं है तो आप एग्जैक्ट पे भी निकाल सकते हैं। सेकंड ईयर बताइए कितना निकल के आया फंड की वैल्यू, 2,06,611। थर्ड ईयर की वैल्यू बताइए, 3 लाख 2,25,395। फोर्थ ईयर की वैल्यू बताइए, 2,04,905। और फिफ्थ ईयर की वैल्यू बताइए, 2,17,322। हो गया? ये आ जाएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। और इसमें किसका माइनस कर देना, कैश आउटफ्लो। ये प्रोजेक्ट एक्सेप्टेबल कब है, जब इसकी वैल्यू क्या हो, पॉजिटिव में हो। पॉजिटिव में है तो एक्सेप्टेबल है, अदरवाइज हम इसको मना कर देंगे, ये प्रोजेक्ट हमारे काम का नहीं है। क्योंकि कम से कम जो आने वाला पैसा है एटलीस्ट 10 लाख तो कवर करे। लेकिन सर अगर जीरो हो गया तो क्या करेंगे? एक बात बताइए, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का चैप्टर आपने पढ़ा था जिसमें हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्यों निकालते हैं, हम इक्विटी शेयर्स की रिटर्न भी निकाल लेते हैं, हम प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर, लोन सब तो निकाल लेते हैं। अगर मैं जितना मेरे शेयर होल्डर, जितना मेरे डिबेंचर को मुझे पे करना है, शेयर होल्डर को पे करना है, अगर मैं उतना कमा रहा हूं तो दिक्कत क्या है? अगर आपका एनपीवी अगर जीरो भी आ जाए, एनपीवी अगर क्या आ जाए, जीरो भी आ जाए तो भी एक्सेप्टेबल है। क्या है? क्योंकि एक्सेप्टेबल क्यों है, क्योंकि मैं एटलीस्ट अपनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो कवर कर ही रहा हूं, अपनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो क्या कर रहा हूं, कवर कर रहा हूं। तो पॉजिटिव है, बेस्ट है, जीरो है तो भी एक्सेप्टेबल है, लेकिन अगर नेगेटिव चला जाए तो एक्सेप्ट किया नहीं जा सकता। गॉट द पॉइंट? एनी डाउट? लेकिन सर क्या इतना ही है ये चैप्टर? अब इतना नहीं है। अब इससे रिलेटेड मुझे आपको कुछ बहुत सारी बातें और बतानी है कि इसमें आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है। उससे फर्स्ट थिंग मैं आपको बताता हूं कि जैसे ही आपने इस कैश इनफ्लो के अमाउंट को, इसको किससे मल्टीप्लाई किया, पी फैक्टर से मल्टीप्लाई किया,
दैट कंसेप्ट इज नोन एज डिस्काउंटिंग ऑफ मनी। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? डिस्काउंटिंग ऑफ मनी। इसको हम क्या बोलते हैं? पैसे की डिस्काउंटिंग करना। क्या करना? पैसे की डिस्काउंटिंग करना। और इन फंड्स को बोलते हैं डिस्काउंटेड फंड्स। क्या बोलते हैं? डिस्काउंटेड फंड्स का मतलब हो गया जब पैसे की आप प्रेजेंट वैल्यू क्या कर रहे हो? निकाल रहे हो। तो इस कंसेप्ट मैंने क्या किया? टाइम वैल्यू को कंसीडर किया है या इग्नोर किया है? किया कंसीडर। तो मैंने आपको कहा था कि दो मेथड आते हैं, कंसीडरिंग टाइम वैल्यू ऑफ मनी और इग्नोरिंग टाइम वैल्यू ऑफ मनी। इस मेथड को जो नाम दिया जाता है ना एग्जैक्टली, इसको हम बोलते हैं डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड। क्या बोलते हैं? डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड। और ये होते हैं तुम्हारे नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड। ये है नॉन डीसीएफ मेथड, ये है तुम्हारा डीसीएफ मेथड। समझ गए बात? अब इनके अंदर चाहे डिस्काउंटिंग करो चाहे मत करो, इनके अंदर हमें बहुत सारी कैलकुलेशन करनी पड़ती है। कौन कौन सी कैलकुलेशन हमें इनके अंदर सीखनी है जो हमसे एग्जाम में नॉर्मली पूछी जाती है? आइए उन कैलकुलेशन के बारे में बात करते हैं। इनमें फर्स्ट मेथड आता है तुम्हारा कौन सा? नॉन डिस्काउंटिंग कैश फ्लो मेथड। नॉन डिस्काउंटिंग कैश फ्लो मेथड का हो गया मतलब क्या कि जिसमें हम टाइम वैल्यू को क्या कर रहे हैं? इग्नोर कर रहे हैं। तो जब आप टाइम वैल्यू को इग्नोर करते हैं तो इसमें 3 कैलकुलेशंस की जाती है। इस मेथड में हमें क्या सीखना है? 3 टाइप की कैलकुलेशन सीखनी है। कितने टाइप की कैलकुलेशन है? 3 टाइप की। क्या क्या आता है इस मेथड के अंदर? इस मेथड में फर्स्ट आता है तुम्हारा कौन सा? पे बैक पीरियड। क्या आता है? पे बैक पीरियड। सेकंड नंबर आता है तुम्हारे पास में क्या? पोस्ट पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी। एक आता है तुम्हारा पे बैक पीरियड, सेकंड आता है तुम्हारे क्या पास? क्या? पोस्ट पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी। और थर्ड इस मेथड में आता है क्या? ARR, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। इस ARR के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, आज की क्लास में बात नहीं करेंगे। आज की क्लास में हम क्या सीखेंगे? पे बैक पीरियड निकालना और पोस्ट पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी निकालना। क्लियर है? ऊपर वाले क्वेश्चन में बताइए मेरे कितने फंड बिजनेस में आउटफ्लो है? 10 लाख का आउटफ्लो है। समझ गए? बताइए फर्स्ट ईयर में कितने आ गए? 2 लाख आ गए। पीछे कितने बाकी रह गए? 8 लाख। फिर 2.5 लाख और आ गए। पीछे कितने बाकी रह गए? 5.5 लाख। फिर कितने बाकी रह गए? और आ गए 3 लाख। कितने रिमेनिंग रह गए? 2.5 लाख। और यहाँ 3 लाख आ गए। इसका मतलब जो पैसा मैंने बिजनेस में इन्वेस्ट किया था वो पैसा मेरा विद इन 4 ईयर क्या हो गया? रिकवर हो गया। पे बैक पीरियड का मतलब होता है दैट टाइम इन विच वी रिकवर आर प्रिंसिपल अमाउंट, आर कैश आउटफ्लो। वो टाइम जिसमें आप अपने कैश आउटफ्लो को क्या करते हैं? रिकवर कर लेते हैं। टाइम पीरियड टू रिकवर आपका क्या? कैश आउटफ्लो। कैश आउटफ्लो को रिकवर करने में जितना टाइम लगता है उसको हम क्या बोलते हैं? पे बैक पीरियड। लेकिन सर आप इन पे क्यों देख रहे हैं? 2 लाख इस पे निकालिए ना, डिस्काउंटेड वैल्यूज पे। तो मैंने अभी तो कहा था आपको हम कौन से मेथड पे जा रहे हैं? NDCF, नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लो, जिसमें हम टाइम वैल्यू क्या करते हैं? इग्नोर करते हैं। इसमें हम 3 चीज सीखते हैं। पहला पे बैक निकालना, दूसरा पोस्ट पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी और थर्ड क्या सीखते हैं? ARR। बताइए फर्स्ट ईयर में कितना फंड आया था हमारे पास? इस क्वेश्चन में हमने किया था। इस क्वेश्चन में बताइए फर्स्ट ईयर में कितने फंड आए? 2 लाख। सेकेंड ईयर में एक मैं यहाँ पर कॉलम डाल रहा हूँ क्यूमुलेटिव का। किसका? क्यूमुलेटिव का मतलब हो गया 2 लाख। यहाँ पर 250 और आगे टोटल कितने हो गए? 4.5 लाख। 3 लाख और आगे तो कितने हो गए? 750। और फोर्थ ईयर में कितना है? 3 लाख। तो कितने हो गए? 10,50,000। मेरा पैसा कब मुझे रिकवर हो गया? 10 लाख। 3 और फोर्थ ईयर के बीच में। अब मुझे वो एग्जैक्ट टाइम ढूंढना है जितना टाइम लगा मुझे मेरा मेन पैसा रिकवर करने में। तो रिकवर करने में कितना टाइम लगा? तो सुनना मेरी बात, रिकवर करने में कितना टाइम लगेगा? सुनना मेरी बात। अप टू 3 ईयर, अप टू 3 ईयर कितने रुपए आ गए थे आपके पास में? 7,50,000 आ गए। फोर्थ ईयर में कितने आए? 3 लाख आए। अच्छा मेरे कितने पेंडिंग रह गए थे यहाँ पर? पेंडिंग का मतलब कितने बाकी रह गए थे कैश आउटफ्लो के बराबर आने में? 2.5 लाख बाकी रह गए थे। फोर्थ ईयर में कितना है? 3 लाख। कितने महीनों में? 12 महीने में। तो पर मंथ कितना है? 25,000 आए हैं पर मंथ। कोई दिक्कत?
तो बताइए 2.5 लाख रिकवर करने में कितना टाइम लगा होगा भाई? 3 ईयर तो लग ही गए। अब 2.5 लाख रिकवर करने में कितना टाइम लगेगा? 2.5 लाख डिवाइड बाय 25,000, तो 3 साल लग गए प्लस ये लग गया, कितना हो गया? 3 ईयर 10 मंथ्स। क्या इसको आप कंप्लीटली ईयर में चेंज कर सकते हैं? 3 ईयर्स तो है ही है, 10 मंथ में 12 का डिवाइड कर दें तो ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा। निकालना कितना आता है? 3.83 आ रहेगा, 3.83 ईयर्स। क्लियर? लेकिन इतना लेंदी प्रोसीजर पे जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सिंपल फंडा बोलेंगे कि 3 ईयर तो लग ही गए, पे बैक पे जाने में कितने बाकी रहे थे? 2,50,000। कितना बाकी रहा था? 250। और इस साल हमने कितने कमाए थे? 3 लाख। क्लियर है? 250 बाकी रहे थे पे बैक पे जाने में, और इस साल कितने आए थे? 3 लाख। तो 250 में 3 लाख का डिवाइड करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली कितना आ जाएगा? 3.83 ईयर आ जाएगा। तो आपको इस मेथड के साथ जाना है। ऊपर वाला तो जो मैंने बताया था वो तो केवल लॉजिक था, यू डोंट हैव टू गो विथ लॉजिक्स, आपको सीधा प्रेजेंट करना है। तो ये है तुम्हारा पे बैक पीरियड। अच्छा, पे बैक होते होते इन 3.83 ईयर में आप कितना कमा लेंगे? 10 लाख कमा लेंगे। तो उसके बाद में आप कितना और अर्न कर पाएंगे? तो पोस्ट पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब होता है कि पे बैक हो जाने के बाद हम कितना और अर्न कर पाएंगे। बताओ टोटल मैं कितना अर्न करूंगा? 14 लाख, जिसमें से 10 लाख तो मेरे गए, तो मैं 4 लाख ही कमा पाऊंगा पे बैक होने के बाद। तो पे बैक तक मैंने 10 लाख रिकवर कर लिए और पे बैक के बाद मैंने 4 लाख रुपीस और अर्न कर लिए। तो ये आ गया मेरा पोस्ट पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी। क्लियर है? तो इस मेथड में हमें 3 चीजें सीखनी थी, पे बैक पीरियड और पोस्ट पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी तो हमारे कवर हो गए। एक लास्ट बाकी रहा इसमें, कौन सा? ARR, दैट वी विल कवर इन लेटर क्लास, अभी नहीं। अब आता है तुम्हारे पास में कौन सा? DCF, डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड। DCF मेथड में हमें बहुत कुछ सीखना होता है। DCF में फर्स्ट हमें सीखना होता है NPV, नेट प्रेजेंट वैल्यू। और NPV का फॉर्मूला क्या होता है? प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो माइनस कैश आउटफ्लो। ये मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले सिखा दिया था कि जो ये पैसा निकल के आएगा, कितना आया था ये? 10,36,051। तो टोटल पैसा कितना आ रहा है? 10,36,051। और गए कितने थे हमारे पास में? 10 लाख गए थे। तो जो रिमेनिंग अमाउंट बच गया 36,051, दैट अमाउंट इज नोन एज NPV। तो NPV का फॉर्मूला क्या हो गया? प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो माइनस योर कैश आउटफ्लोज। तो ये हो गया आपका NPV। इसमें कोई दिक्कत? सेकंड नंबर, DCF मेथड के अंदर हम सेकंड नंबर थिंग जो सीखते हैं ना, वो सीखते हैं क्या चीज? PI। क्या सीखते हैं? PI। क्या PI? प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। क्या सीखते हैं? प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, जिसका फॉर्मूला होता है प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय कैश आउटफ्लो। मतलब कि जो आने वाला पैसा है वो जाने वाले का कितना टाइम्स है। बताइए आने वाला पैसा हमारे पास कितना था? 10,36,051। 10,36,051 तो आएंगे, और गए कितने थे हमारे पास में? 10 लाख। तो जो आने वाला पैसा है वो जाने वाले का 1.036 टाइम्स है। ये मिनिमम कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। मिनिमम 1 तो होगा ना। मिनिमम 1 का मतलब जाने वाला और आने वाला बराबर हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो PI मीन्स प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। और इस इंडेक्स में हम क्या कहते हैं कि जो आने वाला पैसा है, जो प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो है, वो कैश आउटफ्लो का कितना टाइम्स में है। गॉट द पॉइंट? थर्ड कैलकुलेशन जो हम इसमें करते हैं PI के बाद में, वो सीखते हैं NPV इंडेक्स। क्या सीखते हैं? जिसको हम बोलते हैं एक्सेस PV इंडेक्स। क्या बोलते हैं? एक्सेस PV इंडेक्स, या जिसको बोलते हैं NPV इंडेक्स। ये इंडेक्स है किसका? NPV का। तो इसका फॉर्मूला है NPV डिवाइडेड बाय कैश आउटफ्लो। NPV डिवाइडेड बाय कैश आउटफ्लो। NPV था 36,051 और आपको पता है ये पॉजिटिव था अपॉन 10 लाख।
तो एक्सेस पीवी इंडेक्स क्या कह रहा है कि जो रिमेनिंग फंड बच जाएंगे कैश आउटफ्लो लेस करने के बाद, वो जाने वाले के कितने टाइम्स है, तो ये कुछ ही नहीं है 0.036 ही तो है। और ये कहते हैं कि ये पॉजिटिव होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो पीआई में तो हम क्या कहते हैं, मिनिमम 1, और एनपीवी इंडेक्स में हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव होना जरूरी है। तो आने वाला पैसा जो है वो जाने वाले कितना टाइम से, वो पीआई है, और जो रिमेनिंग फंड हमारे पास बच जाएंगे वो हमारे कैश आउटफ्लो का कितना टाइम से, उसको हम बोलते हैं एनपीवी इंडेक्स। यहां तक बात समझ में आ गई। एनपीवी, पीआई, एनपीवी या एक्सेस पीवी का इंडेक्स। और फोर्थ नंबर जो हम इसमें सीखते हैं ना, दैट कंसेप्ट इज नोन एज आईआरआर। क्या कहलाता है, आईआरआर, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। आईआरआर, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। अब ये आईआरआर क्या चीज है, उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल ले रहा हूं। ये जो हमने किया था लास्ट में, ये था हमारा एग्जांपल नंबर 1। अब जो मैं ले रहा हूं वो एग्जांपल नंबर क्या है, मेरा 2 है। यस, एग्जांपल नंबर मेरा 2 है, जिसमें मैं इसी एग्जांपल को क्या कर रहा हूं बेटा, कंटिन्यू कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं, कंटिन्यू कर रहा हूं, किसको, इसी एग्जांपल को। इस एग्जांपल में मेन चीज क्या थी मुझे बताइए। मेरा कैश आउटफ्लो था 10 लाख, कैश इनफ्लो था मेरा, और उसको मैंने 10% पी फैक्टर से क्या किया, मल्टीप्लाई करके एनपीवी निकाला। बाय चांस इस प्रोजेक्ट को हमने स्टार्ट कर दिया, बाय चांस मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10 का अगर 11 हो गया तो क्या होगा, एनपीवी पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। कहां तक आप टॉलरेट करने के लिए रेडी है, आप कौन से कॉस्ट ऑफ कैपिटल तक टॉलरेट कर सकते हैं, एटलीस्ट जहां पर एनपीवी क्या हो, 0। क्योंकि 0 है तो भी मैं टॉलरेट कर लूं, क्योंकि मैं अपना कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो एब्जॉर्ब कर ही रहा हूं, कवर तो कर ही रहा हूं। तो मैं तो ये चाहता हूं ना कि मेरी एटलीस्ट कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या हो जाए, एब्जॉर्ब हो जाए, कवर हो जाए। समझ रहे बात मेरी आप, मैं क्या कह रहा हूं। अब मुझे बताइए, अगर मेरी कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10 का 11 हो गई तो क्या होगा, प्रॉफिट या लॉस, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैं अगर 11 पे जाता हूं और पॉजिटिव है, तो क्या आप एक्सेप्टेबल हो इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करने के लिए, क्या रेडी हो, सब एक बार दोबारा होगी। 11 पे रेडी है, 12 पे रेडी है, 13 पे रेडी है। लेकिन अगर किसी ऐसी कॉस्ट ऑफ कैपिटल जिसपे अगर नेगेटिव हो गया तो हम इसको रिजेक्ट कर देंगे। तो हमें वो ही कॉस्ट ऑफ कैपिटल फाइंड आउट करनी है जहां पर मेरा एनपीवी 0 हो जाएगा। कहने का मतलब हो गया, अगर मैं इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करता हूं तो मैं क्या बोलूंगा कि अगर मेरी कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10 है, 10 का अगर इस रेट तक पहुंच गया तो भी मेरे लिए प्रोजेक्ट क्या है, एक्सेप्टेबल है। क्योंकि उस प्रोजेक्ट की वो रेट, जिस रेट पे आपका एनपीवी क्या हो, 0, वहां तक पैसा लगाया जा सकता है। लेकिन किसी कॉस्ट पर अगर पैसा नेगेटिव होना क्या हो जाए, स्टार्ट हो जाए, तो आईआरआर वो जगह है जहां से आपके फंड्स एनपीवी नेगेटिव होने क्या हो जाते हैं, स्टार्ट हो जाते हैं। समझे बात। अभी देखो मेरी बात समझना, अभी आपका एनपीवी जो निकाला था 10% पे था, वो पॉजिटिव था। अगर मेरी कॉस्ट ऑफ कैपिटल 11% हो जाएगी तो क्या होगा, ये एनपीवी गिरेगा और गिरेगा और गिरेगा। एक मोमेंट ऐसा आएगा जहां पे एनपीवी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। मुझे उसी पॉइंट को क्या करना है, फाइंड आउट करना है कि किस पॉइंट पे जाके मेरा एनपीवी 0 हो जाएगा। तो आईआरआर इज दैट रेट वेयर एनपीवी इज 0। समझ गए बात। अब कैसे फाइंड आउट होगा वो हम कर रहे हैं। आईआरआर का मतलब क्या है, आईआरआर का मतलब दैट रेट, या जिसको बोलते हैं दैट कॉस्ट ऑफ कैपिटल, दैट रेट वेयर आपका एनपीवी कितना हो जाए, 0 हो जाए, उस रेट को हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। अब आइडेंटिफाई कैसे होगा, एक बात बताइए, हमने अभी 10% पे निकाला था, तो 10% पे तो ये पॉजिटिव था। अब हम देखते हैं कि 11 पे कितना हो जाएगा। तो आपको सबसे फर्स्ट थिंग बताइए, आपका कैश इनफ्लो फर्स्ट ईयर में कितना था, बोलो बेटा। 2 लाख। फर्स्ट ईयर में था 2 लाख, सेकेंड ईयर में 2.5, फर्स्ट ईयर में था कितना आपके पास में, ईयर 1 में कितना था 2 लाख, सेकेंड ईयर में 2.5 लाख, थर्ड ईयर में 3 लाख, फोर्थ ईयर में 3 लाख, और फिफ्थ ईयर में कितना था 3.5 लाख था क्या, 3.5 लाख। लेकिन अभी जो मैंने कॉस्ट ऑफ कैपिटल ली थी वो कौन सी थी, 10 थी। अब मैं ले रहा हूं पीवी फैक्टर कौन सा वाला, 11% पे। कैसे निकालेंगे, 1 डिवाइड बाय 1.11। बताइए फर्स्ट ईयर में कितना आता है, 1 डिवाइड बाय 1.11। पी फैक्टर बताइए, 1 डिवाइड बाय 1.11 कितना आता है,
.900 .900 सेकेंड ईयर में बताइए, .811 थर्ड ईयर में बताइए, .731 731 फोर्थ ईयर में बताइए, .658 658 फिफ्थ ईयर में बताइए, .593 593। अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्या निकल के आएगा? प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो, इसके टोटल निकालना और इसमें से कैश आउटफ्लो क्या करना है आपको? माइनस करके देखना है कि एनपीवी कितना आ रहा है। सर मान लो ये एनपीवी 11 पे भी पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं 12 पे भी निकालूंगा, फिर मैं 13 पे निकालूंगा, फिर मैं 14 पे निकालूंगा। मुझे फाइंड आउट क्या करना है, वो जीरो कहाँ जाएगा? सर ये तो पागल हो जाएंगे हम एग्जाम में, हमें क्या ध्यान लगेगा एग्जाम में कैसे होगा? एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अभी किसकी बात कर रहा हूँ? कंसेप्ट की बात कर रहा हूँ। बताइए फर्स्ट ईयर में कितना अमाउंट निकल गया? आपने मल्टीप्लाई कर लोगे ना, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट में बताइए प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो कितना निकल गया है? 9,78,096 996 कैश आउटफ्लो 10 लाख माइनस करके बताओ एनपीवी कितना आता है? 21,904 21,904 नेगेटिव आ गया। तो मुद्दा ये हो गया कि 10 पे पॉजिटिव था। अच्छा 10 पे कितना आया था, ध्यान है कि आपको 10% पे कितना था? 51। और 11 पे कितना हो गया? -21,904। और मुझे क्या देखना है, वो रेट जिस रेट पे मेरा एनपीवी क्या होगा? जीरो होगा। तो ये जीरो कहाँ होगा? इस 10 और 11 के कहीं ना कहीं बीच में ही होगा। अब मुझे वो एग्जैक्ट पॉइंट ढूंढना है। क्या ढूंढना है? वो एग्जैक्ट पॉइंट ढूंढना है कहां पर जाके ये जीरो हुआ है। इस एग्जैक्ट को ढूंढने के लिए हम एक कंसेप्ट को यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं टेक्निक ऑफ इंटरपोलेशन। क्या बोलते हैं? इंटरपोलेशन। इंटरपोलेशन क्या होता है? आपने स्टैट्स में इस इंटरपोलेशन को पढ़ा है, बहुत बार पढ़ा है, जिसको बोलते हैं मीडियन। तो हमें यहाँ पर मीडियन निकालना है। कैसे निकालेंगे? सिंपल फंडा, 10% से ऊपर है और 11% और 10% के बीच में है। 10 से ऊपर है और 11 और 10 के बीच में, इसको बोलते हैं क्लास इंटरवल। क्या बोलते हैं? ये क्लास इंटरवल है, इन दोनों का क्लास इंटरवल है। मुझे बताइए मेरा एनपीवी 10% पे कितना था? 36051। 36051 को मुझे लेके कहां जाना था? जाना तो मुझे जीरो पे था, लेकिन हुआ ये कि 36051 से मैं कहां पहुंच गया? माइनस के 21,904 पे। यहां से आपको क्या करना पड़ेगा? इंटरपोलेशन। क्या करना पड़ेगा? इंटरपोलेशन। इस इंटरपोलेशन में परसेंटेज केवल दिखाने के लिए है। इस इंटरपोलेशन में परसेंटेज केवल दिखाने के लिए, परसेंटेज आपको कहीं पे भी यूज नहीं करना है। तो आप 36051 लीजिए, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? नीचे वाले में प्लस हो जाएगा। देखिए कितना अमाउंट निकल जाता है? 0.62 और 10 ऐड कर दीजिए तो 10.622% आपका क्या निकल के आ गया? IRR। तो IRR इज दैट रेट वेयर आपका एनपीवी क्या होगा? जीरो होगा। तो हमने 10 पे निकाला पॉजिटिव था, 12 पे 11 पे निकाला वो नेगेटिव हो गया। लेकिन सर हम एग्जाम में पागल तोड़ना है, ऐसे ही करते रहेंगे। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो हमें क्या करना है? एक तो लोअर रेट उठानी है और एक उठानी है हायर रेट। क्या उठानी है? लोअर रेट और हायर रेट। अब लोअर रेट क्या लेंगे सर, हायर रेट क्या लेंगे? तो नॉर्मली लोअर रेट क्वेश्चन में दे रखी होती है और हायर रेट भी क्वेश्चन में दे रखी होती है। नॉर्मली आप लोअर रेट तो उठा लीजिए, कौन सी वाली? कॉस्ट ऑफ कैपिटल, क्योंकि उस पर तो हमने ऑलरेडी एनपीवी निकाला ही होगा। अब हायर रेट में क्वेश्चन में ढूंढनी पड़ेगी कि क्या क्वेश्चन के अंदर कुछ रेट्स दे रखी है क्या। क्वेश्चन में अगर आपको टेबल बना के कुछ रेट दे रखी है क्वेश्चन के अंदर तो आप हाईएस्ट रेट उठा लीजिए, और क्वेश्चन में अगर कोई रेट नहीं दे रखी है तो आप 20% उठा लीजिए। क्या उठा लीजिए? और बाद में इस 20% और 10% जो भी हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल थी, इनका क्या कर लेंगे? इंटरपोलेट, और देखेंगे कि किस पे एनपीवी क्या आ रहा है? जीरो आ रहा है। गॉट द थिंग? कैसे होगा वो हम धीरे जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे आप सब बातें समझ जाएंगे। आगे मत भागो, जितना कर रहे हैं उतना समझ में आना जरूरी है। आगे बढ़े, आइए अब एक सिंपल सा एक एग्जाम्पल उठाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3। मैं बोलता हूं कि किसी प्रोजेक्ट में मेरा कैश आउटफ्लो कितना है? 10 लाख। मेरा कैश इनफ्लो कितना है? मैं कहता हूं कि 2,50,000 है फॉर नेक्स्ट 7 ईयर। मतलब कि अगले 7 साल तक कैश इनफ्लो मेरा हर साल क्या रहेगा? सेम रहेगा। क्या रहेगा? सेम रहेगा। मेरा COC क्वेश्चन में दे रखा है 10%।
और मुझे ये सब कुछ निकालने के लिए बोला है जितना मैंने आपको सिखाया है। क्या क्या सिखाया मैंने आपको? फर्स्ट थिंग मैंने आपको क्या सिखाई थी? पे बैक पीरियड। क्या सिखाया था? याद है क्या? पे बैक पीरियड। बताइए, पे बैक पीरियड का मतलब था कि कितना टाइम लगेगा मेन पैसा को कस्टमर से क्या करने में, रिकवर करने में। बताइए कितना टाइम लग जाएगा मेन पैसा रिकवर करने में? बताओ। 4 साल। हर साल 2.5 लाख आएंगे तो ढाई 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 कितने हो गए? 4 ईयर में आपका पैसा आ जाएगा। तो यहाँ पर जब हर साल फंड्स क्या हो, आने वाले सेम हो, तो वहां तो सिंपल सा फंडा है। 10 लाख जा रहे हैं, हर साल 2.5 लाख आ रहे हैं, तो सिंपल फंडा है, इसमें तो कोई लॉजिक है ही नहीं। तो आपके 4 ईयर में पैसा क्या हो जाएगा? रिकवर हो जाएगा। कमाओगे कब? 4 साल तक तो आप पैसा ही रिकवर कर रहे हो, कमाओगे कब? नेक्स्ट 3 ईयर्स में। तो नेक्स्ट 3 ईयर्स में कितना कमा लोगे? 3 ईयर मल्टीप्लाई बाय 2.5 लाख, कितना कमा लोगे? 7.5 लाख, जिसको हम क्या बोलते थे? पोस्ट पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी। भाई टोटल लाइफ है 7 ईयर, जिसमें से 4 ईयर में तो पैसा ही वापस आ रहा है। तो मैं अर्न कब करूंगा? रिमेनिंग बचे हुए 3 ईयर्स में कितना अर्न कर लूंगा? 2.5 लाख के हिसाब से 7,50,000 हो गया मेरा क्या? पोस्ट पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी। गॉट द पॉइंट? हो गया। ये दोनों तो थे नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड्स। अब आते हैं कौन से वाले? डिस्काउंटेड कैश फ्लोज। कौन से आ रहे हैं? डिस्काउंटेड में हमने सबसे फर्स्ट थिंग क्या सीखी थी? एनपीवी निकालना। एनपीवी निकालिए। बताइए ईयर 1 में कितने आएंगे, 2 में कितने आएंगे, 3 में कितने आएंगे, 4 में कितने आएंगे, 5th में, 6th में और 7 में। बताइए कितना कैश इनफ्लो आएगा? 2.5 लाख, 2.5 लाख, 2.5 लाख, 2.5 लाख, 2.5 लाख, 2.5 लाख, 2.50 lakhs। मल्टीप्लाई करवाइए पी फैक्टर। बताइए पी फैक्टर कैसे निकाल लेंगे? 0.909, 0.82, 6.751, 0.683। 5th ईयर बताइए कितना आता है पी फैक्टर? 0.620। 6th ईयर बताइए कितना आ रहा है? 0.564। और 7th ईयर बताइए 513। ठीक है ना? 4 डिजिट या 3 ले लें, कोई दिक्कत नहीं। इसको मल्टीप्लाई कीजिए और निकल के आएगा प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो। बताइए फटाफट कितना निकल के आता है? हाँ जी बच्चों, निकाले आपने? पी फैक्टर्स कितना है फर्स्ट ईयर का? बोलिए। 227, 272, 206, 611। थर्ड ईयर का बोलिए। 187, 828, 170, 753। फिफ्थ ईयर का 155, 230। सिक्स्थ ईयर में 1411118। और 7th ईयर में बताइए 128,289। इसका जीटी बताइए कितना आता है टोटल? 12,17,101। बच्चों ये हमने लिए हैं किस पे? 3 डिजिट पे लिए हैं या आपने टोटल पे लिए हैं? ये इन्होंने टोटल पे निकाले हैं, ठीक है ना? आप 3 पे भी निकाल सकते हो। अमाउंट में 2-5 रुपए का क्या आएगा? डिफरेंस आएगा। गॉट द पॉइंट? अब बताइए मुझे इसके अंदर, आप पे आ गए यहाँ तक? बताइए हम सबसे फर्स्ट थिंग क्या निकालते हैं? एनपीवी। एनपीवी का फॉर्मूला क्या था? प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो माइनस कैश आउटफ्लो। अरे समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? कदों कितना आ जाएगा? 12,17,101 माइनस 10 लैक्स। हो गया? अमाउंट निकल के आ जाएगा। फिर आप निकालते हैं पीवी इंडेक्स। पीवी इंडेक्स का फॉर्मूला क्या था? प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो डिवाइड बाय कैश आउटफ्लो। हो जाएगा। फिर हमने निकाला था कौन सा वाला? एक्सेस पीवी इंडेक्स, जिसका फॉर्मूला था एनपीवी डिवाइड बाय कैश आउटफ्लो। और इसके बाद हमने क्या निकाला था आपका? आईआरआर। ठीक है ना? अब यहां पर भी एक निकलता है, पे बैक पीरियड निकलता है ना। वहां पर जब आपने नॉन डिस्काउंटिंग में क्या निकला था? पे बैक पीरियड। उसमें आपने कौन से वैल्यूज यूज किए थे? डिस्काउंटेड वैल्यू या नॉन डिस्काउंटेड वैल्यू? अब हम एक पे बैक और निकालेंगे जिसका नाम है क्या? डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड का मतलब होता है वो टाइम, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड का मतलब होता है वो टाइम जितना आपको लगा अपना मेन पैसा जो कैश आउटफ्लो था उसको रिकवर करने में। लेकिन इस बार हम लोग कैश इनफ्लो पे नहीं निकालेंगे, हम इस बार निकालेंगे किस पे? डिस्काउंटेड वैल्यूज पे निकालेंगे। पे बैक और डिस्काउंटेड पे बैक में यही डिफरेंस है।
पे बैक निकलता है नॉन डिस्काउंटेड वैल्यूज पर, मतलब कि ओरिजिनल अमाउंट पे निकलता है, और डिस्काउंटेड पे बैक कैसे निकलता है, प्रेजेंट वैल्यू पे निकलता है। किस पे निकलता है, प्रेजेंट वैल्यू। अब बताइए कितना टाइम लग गया आपको मेन पैसा रिकवर करने में, 5 चेक करना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पर एक कॉलम डाल रहा हूँ, कौन सा वाला, क्यूमुलेटिव का। किसका, क्यूमुलेटिव में। तो फर्स्ट ईयर में 227272 आया, इसमें ऐड कीजिए 206611, कितना आता है देखिए बताइए। 229,338 कहां से आएगा पागल आदमी, 229 कितना आ रहा है, 4,33,883। 3rd ईयर में बताइए कितना आ रहा है, 187,828 जोड़ के बताइए। 621,711 621 इसमें 170,753 जोड़िए, 792,464 792,464। इसमें 155,553 ऐड कीजिए, 947,694 947,694। 694 इसमें 141,118 ऐड कीजिए, 1118। 10,88,812 10,88,812। तो कितना टाइम लगा, देखो आपका पैसा कब आया, 10 लाख कहाँ आया, इस 5 और 6 के बीच में। तो मुद्दा ये हो गया कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करके पे बैक निकाल रहे हो तो उसको हम बोलते हैं डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड, और जब टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर नहीं कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिंपल पे बैक पीरियड। तो सिंपल भूल जाओ, पे बैक पीरियड। तो ये है डिस्काउंटेड, और वो कौन सा था तुम्हारा, सिंपल पे बैक पीरियड। यहां तक बात समझ आ गई, अरे बोलो आ गया। तो बताओ पे बैक पीरियड कैसे निकालोगे, निकालते हैं डिस्काउंटेड। तो कितना टाइम लग गया, 5 ईयर तो लग ही गए। अब मुझे बताओ कि 5 ईयर में मैं कितने अर्न कर चुका हूं, 4947,694 तो अर्न कर चुका हूं। रिमेनिंग कितना रहा था, 52,306 रिमेनिंग कितने रहते, 52,306। और जबकि इस साल हमने कितना अर्न किया था, 155, नहीं सॉरी आपका कितना, 141 आपने अर्न किया था 14 14118 हो जाएगा। ये निकल के आ जाएगा तुम्हारा कौन सा, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। 5. क्लियर है। और एक लास्ट हम सिखाएंगे कौन सा, IRR। क्या सीखेंगे, IRR मीन्स इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। क्लियर है। अब IRR पे आने से पहले आप देखिए, इस प्रोजेक्ट के अंदर जो हर साल आने वाला पैसा था वो क्या था, सेम था। इसको तो मैं कांस्टेंट ले सकता हूं। इसको शॉर्टकट में करने का एक सिंपल तरीका क्या हो गया, इनको तो आप कांस्टेंट ले लीजिए और इन पीवी फैक्टर का क्या निकाल लीजिए, क्यूमुलेटिव। क्या निकाल लीजिए, क्यूमुलेटिव। समझे। लेकिन सर फिर आप पहले ही बताते हैं, देखो प्रॉब्लम क्या है, अगर क्वेश्चन में आपसे डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड अगर पूछ लिया तो आपको एक कंप्लीट डिटेल बनाना ही पड़ेगा। अगर डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड नहीं पूछा है तो आप शॉर्टकट में जा सकते हैं। तो शॉर्टकट में जाने का तरीका क्या हो गया, अभी मैं IRR छोड़ दो एक बार, शॉर्टकट में जाने का तरीका क्या हो गया, आपका 2,50,000 तो हर साल क्या है, कॉमन है। इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, क्यूमुलेटिव पीवी फैक्टर एट रेट ऑफ 10% फॉर कितने साल का, 7 ईयर का। सर कैसे निकालेंगे, 1 डिवाइड बाय 1.1, उसको 7 बार इक्वल टू दबाइए और बाद में GT कर दीजिए। कितना आया निकल के देखना, क्या चीज, पी फैक्टर कितना निकल के आ रहा है, ये रहा 3.6045 नहीं गया। अरे यार कितने पे निकाल रहे हो आप, 10, कितना आ रहा है देखना, 8684 4.8684 क्या है, क्यूमुलेटिव है किसका, 10% पे 7 ईयर का। इसको आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये तो आ जाएगा तुम्हारे पास में क्या, प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो। इसमें से हम लेस क्या करते हैं, कैश आउटफ्लो। कितना था क्वेश्चन में, 10 लाख। ये तो क्या निकल के आ जाएगा आपका NPV। यस और नो। अगर हर साल आने वाला पैसा क्या हो, सेम हो, तो NPV निकालना बहुत सिंपल है। तो आप 2,50,000 तो हर साल आपका कॉमन है, उसको ले लिया और आपने पी फैक्टर्स को क्या कर दिया, क्यूमुलेटिव कर दिया। लेकिन अगर क्वेश्चन में डिस्काउंटेड पे बैक पूछा है तो ये मेथड काम नहीं आएगा, टाइम वेस्ट होगा, आपको ये लॉन्ग कट मेथड से करना ही पड़ेगा, आप शॉर्टकट पे नहीं जा पाओगे। लेकिन अगर डिस्काउंटेड पे बैक नहीं पूछा है तो आप इस शॉर्टकट पे जा सकते हो। 2,50,000 कॉमन लिया और क्यूमुलेटिव फैक्टर निकाल दिया, किसका, पी फैक्टर का। कौन सी रेट पे, 10% पे 7 ईयर का। क्लियर है। अब मैं सिखा रहा हूं आपको क्या,
IRR, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। अब IRR का मतलब होता है दैट रेट, जिस रेट पर आपका प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो किसके बराबर हो जाए, कैश आउटफ्लो के बराबर। क्योंकि हमारा एनपीवी क्या होता है उस रेट पर, जीरो होता है। एनपीवी जीरो, इसका मतलब प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो आउटफ्लो क्या हो जाएंगे, बराबर। जब हर साल आने वाला पैसा सेम हो तो आप क्या करते हो, 2,50,000 तो आपने कॉमन ले लिया। अभी जो हमारे पास में रेट थी वो कितनी थी, 10%। इस बार रेट हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है, लेकिन वो रेट कितनी है वो मुझे पता नहीं है। तो समझे बात ही समझे। तो मैं क्या करूंगा इसको, मैं इसको क्यूमुलेटिव पीवी फैक्टर कौन सी वाली रेट का, IRR से मल्टीप्लाई करूंगा। कितने साल की क्यूमुलेटिव फैक्टर, 7 ईयर की। जब इसे मल्टीप्लाई करूंगा तो दैट अमाउंट शुड बी इक्वल टू 10 लाख। 10 लाख। आप डिवाइड कर दो 10 लाख में, तो क्या निकल के आ जाएगा, क्यूमुलेटिव पीवी फैक्टर क्या रेट पर, IRR पे, कितने साल का, फॉर 7 ईयर का, निकल के आएगा 4। अब मुझे ये पता करना है ये 4 किसका क्यूमुलेटिव फैक्टर है, मतलब जो ये 4 है किस रेट का क्यूमुलेटिव फैक्टर है 7 ईयर्स का। मुझे ये देखना है कि जो ये 4 है ये कौन सी रेट का क्यूमुलेटिव पीवी फैक्टर है, कितने साल का, फॉर 7 ईयर्स का। सर ये पता कैसे लगेगा, इसके लिए हमें क्यूमुलेटिव पी फैक्टर की टेबल ही उठानी पड़ेगी। क्या उठानी पड़ेगी, क्यूमुलेटिव पी फैक्टर टेबल, और वहां पर उसको हमें क्या करना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा। सर ये टेबल कहाँ मिलेगी, अब आपको वो टेबल दिखाते हैं। हाँ जी बच्चों, हमारे एफएम के स्पाइरल में ये पेज नंबर 120 पे तो जो टेबल दे रखी है ना, ये नॉर्मल पीवी फैक्टर टेबल है, क्यूमुलेटिव नहीं है। ये कौन सी है, पीवी फैक्टर टेबल है। इसके बाद में आपको पेज नंबर 121 पे दे रखी है कौन सी टेबल, क्यूमुलेटिव पी फैक्टर टेबल दे रखी है। कौन सी दे रखी है, क्यूमुलेटिव पी फैक्टर की टेबल दे रखी है। अब हमें इसमें क्या फाइंड आउट करना है, 4, वो भी कहाँ, 7 ईयर में। तो सबसे पहले आप ईयर के कॉलम में आइए, किस पे आइए, ईयर के कॉलम पे आइए। आगे ईयर के कॉलम पर, ये है तुम्हारा कौन सा कॉलम, ईयर का कॉलम। ईयर के कॉलम में 7 पे आइए, आगे 7 पे। इस 7 के सामने मुझे किसको फाइंड आउट करना है, बोलो, 4 को। तो मतलब ऊपर है परसेंटेज, 10% तक तो नहीं आया 4। आगे बढ़ते हैं, नीचे आते हैं आप, ये है 11 से परसेंटेज स्टार्ट। कहां ढूंढूंगा, 7 के सामने 4 चल रहा है ना, 4 4 4। 16 ओहो, यहां आके दिक्कत हो गई। कहां दिक्कत हो गई, इन दो के बीच में। किन दो के बीच में, 16 और 17 के बीच में। 16 पे कितना है, 4.0385, और 17 पे कितना है, 3.9224। अब एग्जैक्ट जो रेट होगी वो 16 और 70 के कहीं ना कहीं बीच में, जिसको मुझे ढूंढना है, जिसके लिए मैं क्या करूंगा, इंटरपोलेशन। अब कैसे करते हैं इंटरपोलेशन, आइए इंटरपोलेशन की बात करते हैं। बताइए, आपने इसको टेबल में फाइंड आउट किया, 16 में कितना आया था, फटाफट बोलो, 16 पर कितना आ रहा था, 4.0385 0385, और 17 पे कितना आ रहा है, 3.9224 9224। और मुझे ढूंढना क्या है, 4, जो कि 16 और 17 के बीच में है। अब मैं क्या यूज करूंगा, वापस वही टेक्निक ऑफ इंटरपोलेशन। इंटरपोलेशन। इंटरपोलेशन क्या कहता है कि 16% से तो ऊपर है, लेकिन 17% और 16% के बीच में, इसको बोलते हैं क्लास इंटरवल। ये इन दोनों का क्या है, क्लास इंटरवल है। अच्छा, 16 में मैं कहा था, 4.03 4.0385, और जाना कहाँ था, 4 पे। और हुआ ये कि 4.0385 से कहाँ पहुंच गए, 3.9224 पे पहुंच गए। इससे आपका क्या निकल जाएगा, डायरेक्ट पी फैक्टर की वो रेट निकल जाएगी जिस रेट पर आपका एनपीवी क्या होगा, 0 होगा। इसको करने का एक सिंपल मेथड और है, क्या है, सिंपल मेथड और है कि 16% की रेट आपके पास में, आप पहले 16% का एनपीवी निकाल लीजिए। फिर आपके पास 17% है तो 17% पे क्या निकाल लीजिए, एनपीवी, और बाद में उस एनपीवी का क्या कर लीजिए, इंटरपोलेशन। तो इंटरपोलेशन तो आपको करना ही है, तो मैं क्यों एनपीवी निकालूं और बाद में एनपीवी का क्या करूं, इंटरपोलेट करूं। जो आंसर एनपीवी के इंटरपोलेशन से आएगा वही आंसर तुम्हारा क्यूमुलेटिव पी फैक्टर के इंटरपोलेशन से आएगा। तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, हमने उठाया क्या है, क्यूमुलेटिव पीवी फैक्टर,
और इन क्यूमुलेटिव पी फैक्टर का हमने क्या कर दिया, इंटरपोलेशन। और ये 4 कहाँ मिलेगा आपको, क्यूमुलेटिव पी फैक्टर की टेबल मिलेगा। सो वो टेबल कहाँ मिलेगी, 99.99% केस में ये पी फैक्टर जितना रेलिवेंट तुम्हारे लिए है, जितना तुम्हारे लिए क्या है रेलिवेंट है, वो तुम्हारे क्वेश्चन में दे रखा होगा। बाई चांस नहीं दे रखा हो तो आप एग्जामिनर को बोलना कि सर क्यूमुलेटिव पी फैक्टर की टेबल अवेलेबल करवाइए, एग्जामिनर अवेलेबल करवाएगा। हर सेंटर पे आईसीआई ये टेबल पहुंचाती है। और 99.99% केस में तो ये फैक्टर की जो रेट है वो क्वेश्चन में क्या होगी, गिवन होगी, तो वहां से आप डायरेक्ट उठा लेना। तो यहाँ पर हमने आईआरआर कर लिया। अब हमने 2 टाइप के क्वेश्चन किए, अगर आपने गौर से देखा हो तो। एक क्वेश्चन हमने वो किया था जिसमें हर साल आने वाला अमाउंट क्या था, अलग का था, और इसमें जो क्वेश्चन किया था उसमें हर साल आने वाला अमाउंट क्या था, सेम था। तो यहाँ पर तुम्हारा बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट हो गया खत्म। एक ARR को छोड़ के, किसको छोड़ के, ARR को छोड़ के बाकी सारा फंडामेंटल कंसेप्ट क्या हो गया तुम्हारा, ओवर हो गया। लेकिन अब हम बात कर लेते हैं, अगर टाइम है हमारे पास तो हम लोग ARR के कंसेप्ट को क्यों छोड़ें, उसको भी कवर कर लेते हैं, ताकि नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग सीधा क्या करेंगे, कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे। और अभी इसके अंदर एक मेन टॉपिक आने वाला है जिसका नाम क्या है, रिप्लेसमेंट डिसीजन, जो आजकल तुम्हारे एग्जाम में बहुत कॉमनली क्या किया जा रहा है, पूछा जा रहा है। लेकिन रिप्लेसमेंट हमारे को अभी एक क्लास का और वेट करना पड़ेगा। आज की क्लास में हम ARR खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, तुम्हारा जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो पास्ट ईयर के एग्जाम्स में आ रखे हैं, कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, और उसके बाद में बात करेंगे किसके बारे में, आपके रिप्लेसमेंट डिसीजन के बारे में। आइए ARR समझते हैं, क्या समझते हैं ARR। ARR होता है एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, जिसका दूसरा नाम होता है अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, या जिसको हम बोलते हैं क्या, तुम्हारा अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, ARR। मुझे बताइए, पहले बताइए रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला क्या होता है। रेट ऑफ रिटर्न, रिटर्न का मतलब होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और रेट निकालने के लिए हम देखते हैं इन्वेस्टमेंट, क्या देखते हैं, इन्वेस्टमेंट। आपने कितने का इन्वेस्टमेंट कर रखा है बिजनेस में, उस पर आपको कितना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हुआ, मल्टीप्लाई बाय किससे कर दीजिए, 100 से, ये कहलाता है क्या, रेट ऑफ रिटर्न। अब प्रॉब्लम क्या होता है कि किसी प्रोजेक्ट की लाइफ अगर 7 ईयर्स है तो हर साल का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या है, अलग होगा, और हर साल का इन्वेस्टमेंट भी क्या है, अलग होगा। सर इन्वेस्टमेंट अलग कैसे होगा, देखो मैंने मान लीजिए कि 20 लाख रुपए किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किए, तो मैंने प्रोजेक्ट में 20 लाख इन्वेस्ट किए। उस प्रोजेक्ट में मैं कहता हूं कि अगर हर साल 4 लाख का डेप लगता है, तो फर्स्ट ईयर में मेरा इन्वेस्टमेंट कितना था, 20 लाख का, तो सेकेंड ईयर में मेरा इन्वेस्टमेंट कितना है, 16 लाख का। थर्ड ईयर में मेरा इन्वेस्टमेंट कितना है, 12 लाख का। फोर्थ ईयर में इन्वेस्टमेंट कितना है मेरा, 8 लाख का। फिफ्थ ईयर में इन्वेस्टमेंट कितना है मेरा, 4 लाख का। तो इन्वेस्टमेंट तो मेरा हर साल क्या हो रहा है बेटा, चेंज हो रहा है ना, क्योंकि डेप्रिसिएशन लगने से हमारे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो गई। इन्वेस्टमेंट का मतलब इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी, फिक्स्ड एसेट्स। ये वो इन्वेस्टमेंट नहीं है कि तुमने शेयर मार्केट में पैसा लगा दिया, इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस है। और हम जिस रेट की बात कर रहे हैं ये कौन सा है, एवरेज रेट। प्रॉब्लम क्या है, हर साल का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अलग होगा, हर साल का इन्वेस्टमेंट अलग है, तो हर साल की रेट क्या होगी, अलग होगी। लेकिन हमें इसमें क्या निकालना है, जितना प्रोजेक्ट की लाइफ है, जितनी प्रोजेक्ट की क्या है लाइफ है, पूरी लाइफ का एक एवरेज रेट निकालना है। क्या निकालना है, एवरेज रेट। फर्स्ट ईयर की रेट निकालनी है, सेवंथ की निकालनी है, थ्रू आउट द प्रोजेक्ट की एक कंप्लीट एवरेज रेट निकालनी है, जो कैसे निकाली जाएगी, जिसका फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन योर एवरेज इन्वेस्टमेंट। और इन्वेस्टमेंट कौन सा लिया जाएगा, प्लांट एंड मशीनरी वाला, मतलब इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स लिया जाएगा। एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैसे निकलेगा, पूरे प्रोजेक्ट में जितना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ रहा है उसका सम निकाल लो, सम ऑफ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ प्रोजेक्ट, मतलब पूरे प्रोजेक्ट में जितना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ रहा है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, सिक्स्थ ईयर, सेवन ईयर, उनका सम निकाल लो। उसमें एन, एन समझते हो ना, नंबर ऑफ ईयर का डिवाइड कर दो 7 साल का, तो ये आ गया एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और एवरेज इन्वेस्टमेंट कैसे निकल जाएगा, ओपनिंग इन्वेस्टमेंट जो हमने प्रोजेक्ट में लगाया था, और प्रोजेक्ट के एंड में जो उस प्रोजेक्ट की क्या वैल्यू है, स्क्रैप वैल्यू है, उसको ऐड कर लो, ये ओपनिंग इन्वेस्टमेंट हो गया,
ये क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट हो गया। स्क्रैप वैल्यू क्या है उस प्रोजेक्ट की? क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट वैल्यू है, मतलब प्रोजेक्ट के स्टार्टिंग में लगाए थे 50 करोड़ फर्स्ट ईयर के बिगिनिंग में, एंड में उसकी वैल्यू बच रही है लेट एग्जांपल 5 करोड़ स्क्रैप वैल्यू। तो इन दोनों का क्या निकालना है? एवरेज डिवाइड बाय 2। गॉट द पॉइंट? यहाँ पर तुम्हारे कंसेप्ट खत्म हो गए। हाँ, इनका प्रैक्टिकल करेंगे हम लोग। ARR का क्या करेंगे? प्रैक्टिकल करेंगे। कंसेप्ट यही है, फॉर्मूला मुझे यही लगाना है कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का एवरेज निकालना है और इन्वेस्टमेंट का भी क्या निकालना है? एवरेज निकालना है, और बाद में मल्टीप्लाई किससे कर देना है? 100 से कर देना है। हो जाएगा। और दो छोटी छोटी बातें बता रहा हूं, नोट 1, स्क्रैप ऑफ जो प्रोजेक्ट होता है, क्या होता है? प्रोजेक्ट का जो स्क्रैप होता है वो कब होता है? एट लास्ट ईयर। ये भी तुम्हारा कैश इनफ्लो माना जाएगा। किस साल का? लास्ट ईयर का कैश इनफ्लो है। और डिस्काउंटेड मेथड से यूज कर रहे हो तो उसको भी क्या कर देना? पी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देना। और दूसरा, जो वर्किंग कैपिटल हमने इन्वेस्ट किया था, तो हम ये मान के चलते हैं, क्या मान के चलते हैं? 100% ऑफ वर्किंग कैपिटल विल बी रिलीज इन लास्ट ईयर। लास्ट ईयर में ये सारा पैसा वापस आ जाएगा। अच्छा, वर्किंग कैपिटल जब गया था वो आउटफ्लो का पार्ट है और वापस आएगा वो इनफ्लो का पार्ट है। क्लियर है? इसको भी अगर डिस्काउंटेड मेथड पे चल रहे हो तो पी फैक्टर से मल्टीप्लाई करना। कौन सा वाला पी फैक्टर? लास्ट ईयर का। ये बात समझ आ गई? यहाँ पर तुम्हारा ओवरऑल कंसेप्ट होता है खत्म। अब इसके बाकी क्या रहते हैं तुम्हारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन, जो हम बात करेंगे तुम्हारे नेक्स्ट वीडियोस में, जिसमें हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। मोस्टली हम कोशिश करेंगे कि एक क्लास में तुम्हारे सारे प्रैक्टिकल क्या हो जाए? कवर हो जाए, और एक क्लास में हम बात करेंगे किसके बारे में? रिप्लेसमेंट डिसीजन। लेकिन जाते जाते एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो हम करके ही जाएंगे, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आइए स्पाइरल पर। हाँ जी बच्चों, आइए स्पाइरल के क्वेश्चन नंबर 31 पर। क्या कहता है कवि? ये कवि कह रहा है कि भैया एक कंपनी है जिसके पास में 2 मशीनें उसके नजरों में है, जिसमें से एक आपको क्या करनी है? चूज करनी है। मतलब तुम्हारी नजरों में 2 ऑप्शन है, तो तुम्हें एक ऑप्शन क्या करना है? चूज करना है। तो कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? सिंपल सी बात है, वो ऑप्शन चूज करेंगे जिसका एनपीवी ज्यादा हो या कैश आउटफ्लो कम हो। या तो एनपीवी ज्यादा हो या कैश आउटफ्लो कम हो, या तो एनपीवी ज्यादा हो या कैश आउटफ्लो कम हो। सिंपल सी बात है। मतलब या तो जो ज्यादा कमा के दे या जो कम खर्चा करवाए। समझ गया ना बात मैं क्या कह रहा हूँ? मशीन ए है जो 7,50,000 की है और 3 साल चलेगी, और प्लस कहता है कि 2 लाख रुपए इस पे हर साल लगेंगे इस मशीन को चलाने में। मतलब कि 7,50,000 की तो मशीनरी है, 3 ईयर चलेगी और 2 लाख रुपए लगेंगे हर साल इस मशीन को चलाने में। तो बताओ इस मशीन पे मेरा कैश आउटफ्लो कितना हो जाएगा? पहले साल 7.5 मशीन है, बताइए मेरा कैश आउटफ्लो को कितना हो जाएगा? एक तो कॉस्ट ऑफ मशीन कितनी है? 7.5 कितनी? 7.5 लाख रुपए। और इसको चलाने में रनिंग कॉस्ट कितनी आएगी? रनिंग कॉस्ट आएगी 2 लाख रुपए हर साल। कितने साल तक आएगी? 3 साल तक। तो 1-2 लाख जाएंगे फर्स्ट ईयर के एंड में, फिर सेकंड ईयर के एंड में, फिर थर्ड ईयर के एंड में। तो क्या मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं या 3 साल के क्यूमुलेटिव फैक्टर से? तो यहाँ मल्टीप्लाई किया जाए किससे? क्यूमुलेटिव पीवी फैक्टर फॉर 3 इयर्स से। कौन सी रेट पे उठाओगे? देखो क्वेश्चन में कोई ना कोई रेट दे रखी होगी। क्वेश्चन में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दे रखी है कितनी? 9%। बताना 9% पे क्यूमुलेटिव पीवी फैक्टर कितना होता है? 2.5313। 2.5313 से मल्टीप्लाई कर दो 2 लाख को। देखिए बताइए इस पे रनिंग कॉस्ट कितनी आती है? 2.5313 मल्टीप्लाई बाय 2 लाख। 5,30,260। 5,06,000। 5.06 आगे वाले छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। तो इस मशीन पे मेरा टोटल खर्चा कितना हो जाएगा? अगर मैं ये वाली लेके आता हूँ ना, ये वाली कितना खर्चा करवा देगी? समझ गया ना? ये वाली खर्चा करवा देगी कितना? 12,56,000। ठीक है ना? मैं बी लेके आ जाऊं तो बी वाली कितने की है? 5 लाख की। और इस पे कॉस्ट कितनी यार? ऐसे 2 साल चलेगी और खर्चा कितना करवा देगी? 3 लाख रुपए। तो 3 लाख को मल्टीप्लाई किससे करूं? हर साल। तो 2 से मल्टीप्लाई करूं या 2 साल के क्यूमुलेटिव फैक्टर से? देखना 2 साल का क्यूमुलेटिव फैक्टर कितना होता है? किस परसेंट पर? 9% पर।
कितना होता है क्यूमुलेटिव फैक्टर बोल भाई, क्यूमुलेटिव फैक्टर तो बोल दो यार। 1.759 आगे 1 मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आ रहा है। 3 लाख को मल्टीप्लाई करो 1.7591 से 27,700 समथिंग 33। तो तुम्हारा यहाँ पर टोटल कॉस्ट कितनी आ गई 5,10,27,000। तो यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू जो कैश आउटफ्लो है ये किसका है, जाने वाला पैसा इनफ्लो दे नहीं रखा, इनफ्लो होता तो लेस कर देते, एनपीवी निकाल लेते। तो ये कह रहा आउटफ्लो है। तो फर्स्ट में आउटफ्लो कितना होता है 12.56 लाख और सेकंड में कितना होता है 10.27 लाख। कौन सी बेस्ट है, जिसमें खर्चा कम होगा तो बी बेस्ट है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, बी चलेगी 2 साल और ए चलेगा कितने साल 3 साल, तो कंपेयर ही नहीं कर सकते। कंपेयर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करके पर एनम निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, पर एनम। कैसे निकालूं, डिवाइड कितने से करूं 3 से। क्यों आप कह रहे हो कि डिवाइड 3 से कर दो, क्यों पहले मल्टीप्लाई 3 से किया था, क्या पहले मल्टीप्लाई आपने 3 से किया था क्या, या मल्टीप्लाई बाय आपने क्यूमुलेटिव फैक्टर से किया था। जब मल्टीप्लाई क्यूमुलेटिव फैक्टर से किया था तो भैया आप उसको डिवाइड 3 से कैसे करोगे, तो डिवाइड किससे करोगे। आपके अकाउंट्स में लीज है, लीज में आपने इक्वल इंस्टॉलमेंट निकालना सीखा होगा। लीज में इक्वल इंस्टॉलमेंट कैसे निकालते हैं, डिवाइड किससे करते हैं। इक्वल इंस्टॉलमेंट निकालने का एक ही तरीका है, क्यूमुलेटिव फैक्टर से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो इक्वल निकालने के लिए हमेशा क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इक्विवेलेंट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इक्विवेलेंट कैश आउटफ्लो पर एनम। क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट कैश आउटफ्लो पर एनम। इसको निकालने का तरीका क्या है, इसको डिवाइड किससे किया जाएगा, क्यूमुलेटिव पीवी फैक्टर से डिवाइड कर देंगे। और इसको डिवाइड करना, क्यूमुलेटिव पी फैक्टर कितना है 1.7591। ये आ जाएगा तुम्हारा इक्विवेलेंट कैश आउटफ्लो पर एनम। और कौन सी वाली बेस्ट होगी, जिसका इक्विवेलेंट कैश आउटफ्लो पर एनम क्या हो, लीस्ट हो। क्या हो, देख लेना कौन सी लिस्ट है, वो मशीन तुम्हारे लिए क्या हो जाएगी, बेस्ट हो जाएगी। इस पैटर्न के बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम आए हुए हैं, इसमें मैंने 31 आपको करवाया। इस पैटर्न के अंदर क्वेश्चन नंबर 33 आपका होमवर्क है इस पैटर्न के अंदर, ठीक है ना। इसी पैटर्न में तुम्हारे पास में क्वेश्चन नंबर 43 आपका होमवर्क है। तो इस पैटर्न के बहुत सारे क्वेश्चन है, आप 1-2 क्वेश्चन कर लेना। इसी पैटर्न में तुम्हारे पास में क्वेश्चन नंबर 45 का ए है ना, ये होमवर्क है। तो ये सेम क्वेश्चन है, इनमें कोई ज्यादा रिपीटेशन नहीं है। गॉट द पॉइंट, अच्छा क्वेश्चन था। और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन में से क्या है, एक है। आप कहो तो एक क्वेश्चन मैं आपको और करवा दूं, तो तुम्हें लगेगा कि हाँ थोड़े प्रैक्टिकल भी हमारे क्लास में क्या हो गया, आज की क्लास में कवर हो गए, वरना यूं लगेगा कि बिना प्रैक्टिकल करके आए हैं। हाँ तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन नंबर 27 पे आना। 27 में क्या दे रखा है, एनुअल कॉस्ट सेविंग। कितना दे रखा है, कॉस्ट सेविंग 60,000। अब कॉस्ट सेविंग क्या होता है उसका मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूं। एक पर्सन है जिसने एक बिल्डिंग रेंट पे ले रखी है। क्या ले रखी है, बिल्डिंग रेंट पर, हर साल उसका रेंट पे कर रहा है। अब वो सोच रहा है कि बिल्डिंग खरीद लूं। बिल्डिंग खरीदेगा तो पैसा जाएगा, बिल्डिंग की कॉस्ट लेट एग्जांपल 50 लाख की बिल्डिंग है, तो कैश आउटफ्लो कितना हो गया 50 लाख। अब इसका कैश इनफ्लो क्या होगा, तो जो रेंट पहले पे करना पड़ता था वो बच जाएगा। तो कैपिटल बस्टिंग का एक कंसेप्ट होता है कि मनी सेव, क्या बोलते हैं, मनी सेव इज मनी अर्नड। तो जो कैश आउटफ्लो जो तुम्हारा हो रहा था, अगर तुमने उसको क्या कर लिया, सेव कर लिया, तो वो भी किसका पार्ट है, कैश इनफ्लो का पार्ट है। तो ये कहते हैं एनुअल सेविंग दे रखी है 60,000, तो ये सेविंग नहीं है, ये तुम्हारे लिए क्या है, कैश इनफ्लो है। कितना 60,000 रुपीज पर एनम, ये तुम्हारा क्या है, कैश इनफ्लो है। कितना 60,000 रुपीज पर एनम क्या है, कैश इनफ्लो। अच्छा लाइफ क्या दे रखी है क्वेश्चन में आपको, लाइफ दे रखी है क्वेश्चन में कितनी आपको 4 इयर्स। लाइफ क्या दे रखी है क्वेश्चन में 4 ईयर। कितनी दे रखी है बेटा 4 इयर्स। आगे बढ़े क्वेश्चन में और क्या दे रखा है, हम हमेशा IRR निकालते हैं, यहाँ पर आपको IRR गिवन है, कितना है 15%। और PI दे रखा है कितना 1.064। इतना ही क्वेश्चन है। अच्छा एक बात तो, IRR का मतलब क्या होता है, जहां पर अगर कैश इनफ्लो को मल्टीप्लाई कर दिया जाए किससे, क्यूमुलेटिव पी फैक्टर, कौन से वाले से, अगर कैश इनफ्लो को IRR के क्यूमुलेटिव पी फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या निकल के आता है,
क्यूमुलेटिव पीवी फैक्टर एट रेट ऑफ, अगर आईआरआर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या निकल के आता है? कैश आउटफ्लो, क्योंकि आईआरआर वो रेट होती है जहां पर इनफ्लो आउटफ्लो क्या होते हैं? सेम होते हैं। यस और नो? बताइए इस बार कैश इनफ्लो आपको पता है कितना? 60,000। इसको मल्टीप्लाई कैसे कर दोगे? क्यूमुलेटिव पी फैक्टर किस रेट के? आईआरआर। आईआरआर कितना है तुम्हारे पास? 15%। अब मुझे बताइए क्वेश्चन में देखिए 15% पे क्यूमुलेटिव रेट दे रखी है क्या? दे रखी है 2.855। मल्टीप्लाई कीजिए इसको, 2.855 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये निकल के आ जाएगा कैश आउटफ्लो 1,71,300। ये आ गया कैश आउटफ्लो। क्वेश्चन की फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या थी? कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट निकालना है। क्या निकालना है? कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट मींस कैश आउटफ्लो निकालना है। गॉट द पॉइंट? अच्छा, अभी आंसर पे नहीं, हम नॉर्मल सी बात करते हैं। कैश आउटफ्लो आ गया और मेरे पास में कैश इनफ्लो आ गया। अच्छा एक बात हो, किसी प्रोजेक्ट में मेरे 1 लाख रुपए जा रहे हैं कैश आउटफ्लो, और इनफ्लो हर साल आएगा 25,000, तो कितने टाइम में आपका पैसा रिकवर हो जाएगा? 4 ईयर्स। इस क्वेश्चन में देखे बताइए आपका पैसा जा कितना रहा है? 171,300, और हर साल कितना आएंगे? 60,000। तो तुम्हारा पैसा रिकवर होने में कितना टाइम लगेगा? वापस वही आ जाएगा 2.855। इसको हम बोलते हैं पे बैक पीरियड। तो क्वेश्चन की फर्स्ट रिक्वायरमेंट थी कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट निकालना, सेकंड रिक्वायरमेंट थी पे बैक पीरियड निकालना, बोथ कवर। क्वेश्चन की थर्ड रिक्वायरमेंट क्या दे रखा है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब मुझे बताओ, क्वेश्चन में आपको पीआई दे रखा है, पीआई का फॉर्मूला याद है आपको क्या था? प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो अपॉन कैश आउटफ्लो। प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो, अगर हर साल आने वाला पैसा सेम हो तो हम कैसे निकालते हैं? अगर हर साल आने वाला पैसा सेम हो तो आप प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो कैसे निकालते हो? क्यूमुलेटिव कर लेते हैं, रेट को क्या कर लेते हैं? लेकिन सर कौन सी रेट? रेट तो क्वेश्चन में गिवन नहीं है, चलो कोई दिक्कत नहीं, इसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? क्यूमुलेटिव पी फैक्टर। लेकिन सर कौन सी वाली क्यूमुलेटिव? कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाली, आईआरआर वाली? भाई आईआर वाली थोड़ा ना होगी। प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो निकालते समय क्यूमुलेटिव फैक्टर कौन सी रेट का लिया जाएगा? आईआरआर वाला है या नॉर्मल कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाला? नॉर्मल कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाला। तो यहाँ पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है, क्यूमुलेटिव कौन सा वाला? वो भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाला। वो कितना है पता नहीं। कैश आउटफ्लो कितना है? 171,300। और पीआई क्वेश्चन में दे रखा है कितना है? 1.064। एक काम करो फटाफट, 1,71,300 को 171,300 को मल्टीप्लाई करो 1.064 से और डिवाइड कर दो उसमें कितने का? 60,000 का। तो ये निकल के आ जाएगा तुम्हारे पास में क्या? क्यूमुलेटिव पी फैक्टर कितना निकल गया है? 3.038 3.038 है, सॉरी 3.038। देखना ये किसका क्यूमुलेटिव पी फैक्टर है? तो क्वेश्चन में आपको दे रखा है, आपको एक 12% पे दे रखा है 3.038। तो आपका पी फैक्टर कितना आ गया? मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना आ गया? 12%। और लास्ट में क्या निकालना है क्वेश्चन में आपको? नॉट नहीं है, नेट है। नेट प्रेजेंट वैल्यू मींस एनपीवी। एनपीवी का फॉर्मूला क्या होता है? प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो माइनस योर कैश आउटफ्लो। प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो कैसे निकालोगे? हर साल आने वाला पैसा 60,000, अगर हर साल सेम है तो मल्टीप्लाई किससे कर देते हैं? क्यूमुलेटिव फैक्टर्स। कौन से क्यूमुलेटिव फैक्टर? आईआरआर वाले या कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाले? वो तो कितना है? 3.038। उसमें से कैश आउटफ्लो कितना है? 171,300 माइनस कर देना, ये आ जाएगा तुम्हारा एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू। क्लियर है? हो जाएगा। इसी पैटर्न में तुम्हारे पास कौन सा क्वेश्चन अवेलेबल है? क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है, हो जाएंगे। और लास्ट में जाते जाते एक दो क्वेश्चन क्या ले जाओ, होमवर्क ले जाओ, तो तुम्हें लगना चाहिए कि हाँ हमने क्लास में कुछ किया है। क्वेश्चन नंबर 67 आपका होमवर्क रहेगा, और इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 65 आपका क्या रहेगा? होमवर्क रहेगा। ठीक है बच्चों, आज की क्लास में इतना ही, बाकी हम बात करते हैं कब? नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।